हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो ये आपका वीडियो है ये BHDC 134 का है और इसमें यूनिट ब्लॉक 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये ब्लॉक 2 है और ब्लॉक 2 में जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट 7। यूनिट 4 तक हमने टोटली कंप्लीट कर दिया है। 5 और 6 यूनिट नहीं लेंगे, उसमें दरोगा कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की है। आप चाहे तो वॉच कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट लगा मैं उसको ले रही हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो आकाशदीप का वाचन देख लेते हैं यूनिट 7 में। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। आकाशदीप का वाचन इसमें होगा, कथा सार होगा और संदर्भ से व्याख्या होगी। सॉरी, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी दो प्रमुख पात्रों चंपा और बुद्धगुप्त से संबद्ध है। याद रखिएगा, यदि आता है तो फिर आपको कैरेक्टर के नेम भी लिखने होंगे। यह नायिका प्रधान कहानी है और कहानी में समुद्र जीव के परिवेश को ऐतिहासिक संदर्भों में चित्रित किया गया है। ठीक है, और यह कहानी संवादों के माध्यम से विकसित होती है और अन्य चरित्रों और घटनाओं की जानकारी हमें संवादों और लेखक द्वारा दिए गए विवरण से प्राप्त होती है। इसमें 7 भाग हैं जिनमें पूरी कथा समाहित है। सॉरी, थोड़ी सी हिचकी आ रही है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का परिचय में। यहाँ पे उनका जन्म देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का परिचय देख लेते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में गोवर्धन सराय बनारस में हुआ और उनकी मृत्यु 6 रोग से 14 जनवरी 1937 को बनारस में हुई। उनके दादा का सुरती का व्यवसाय था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। किशोरावस्था में इनके पिता और फिर माता बड़े भाई का देहांत हो गया था। तब उनके ऊपर परिवार का दायित्व आ गया था और उनका निर्वाह करते उन्होंने नियमित रूप से जीवन भर साहित्य सृजन किया। प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनका महाकाव्य कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है और नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने अपने नाटकों में प्राचीन भारतीय इतिहास को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जीवंत कर दिया था। ठीक है, और तितली कंकाल उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, इरावती उपन्यास लिख रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं लिख सके क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा उनकी जो है क्वींस कॉलेज बनारस में हुई थी। स्कूली शिक्षा मात्र 8वीं हुई। बाद में उनका अध्ययन घर पर ही हुआ। उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी का गंभीर अध्ययन किया था। वे वेद, पुराण, इतिहास और साहित्य शास्त्र के गंभीर अध्येता थे। ठीक है, ठीक है। पहली कहानी उनकी जो थी, पहली कहानी ग्राम 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ग्राम उनकी पहली कहानी थी, 1912 में आई थी, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उस समय हिंदी उर्दू में प्रेमचंद की कहानियों की धूम थी। ठीक है, और साहित्य की दुनिया में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बोलबाला था, जो साहित्य से समाज सुधार की अपेक्षा रखते थे। ठीक है, ओके, चलिए इतना उनका हो गया। आकाशदीप कहानी देख लेते हैं अब। ठीक है, तो आकाशदीप कहानी क्या है, इसका वाचन किस तरह से होगा थोड़ा सा कर लेते हैं। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बंदी बोलता है उससे, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता है। शीत का मतलब ठंड है। आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल दास, नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकेंगे? हाँ। समुद्र के हिलोरे उठने लगती हैं समुद्र में और दोनों बंदी आपस में टकराने लगे और पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्त की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्ष तिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था और अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट सो हो रहा था और समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी, एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक से चिल्लाकर कहा, आंधी। तो ये जो क्या है, ये पूरी कहानी है, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें अंतर्भाव और विश्लेषण जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कहानी है जो आपको रीड करनी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। अभी उतनी कहानी नाव की थी, भी 5 वर्ष बाद भी आगे थोड़ी सी रोमांटिक कहानी है जिसे हम बोलते हैं।
ठीक है। इसमें नायिका मेन इंपॉर्टेंट है चंपा जिसका नाम है, ठीक है ना, क्योंकि नायिका प्रधान ये स्टोरी है, ये है कहानी। इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अच्छा हुआ मैंने नहीं पढ़ा है, बहुत लंबी है। कथा सार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आकाशदीप का कथा सार क्या है। यानी कथा सार का मतलब कहानी को संक्षिप्त में लिखना। तो कहानी को संक्षिप्त में क्या कैसे लिखेंगे कि कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। दोनों समुद्र में एक जहाज पर बंदी बनाए हुए हैं, दोनों के हाथ पांव बंधे हुए हैं, फिर वे प्रयासपूर्वक अपने बंधन खोलकर मुक्त हो जाते हैं। फिर नाव के नायक से बुद्धगुप्त का द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें बुद्धगुप्त विजयी होता है। अब नाव पर बुद्धगुप्त का अधिकार हो जाता है। नाव धीरे धीरे एक द्वीप के पास पहुंचती है। द्वीप का कोई नाम ना होने के कारण वे उसका नामकरण चंपा द्वीप करते हैं और साथ साथ रहने के कारण और परस्पर सहयोग से मुक्त होने के कारण उनके बीच स्नेह भाव जागृत होने लगता है। दोनों अपने पुराने अनुभव को साझा करते हैं और तब पता चलता है कि बुद्धगुप्त जलदस्यु है, यानी कि जो जल के डाकू लोग होते हैं, और चंपा के पिता मणिभद्र के पोत में प्रहरी थे। इस पोत पर बुद्धगुप्त आक्रमण करता है और इस आक्रमण में चंपा के पिता मारे जाते हैं। जब वह चंपा को बात पता चलती है तो उसके मन में बदला लेने की भावना जागृत होती है और इस बीच दोनों के हृदय में प्रेम भाव भी पल्लवित यानी जगने लगते हैं। अंततः चंपा मानसिक अंतर्द्वंद में अपना हथियार फेंक देती है, परंतु बुद्धगुप्त से विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रेम और प्रतिशोध के द्वंद के चलते एकांकी जीवन का वर्ण करती है, यानी अकेले जीवन जीने का निर्णय करती है और इस द्वीप में रहकर जीवन भर आकाश दीप जलाती रहती है। इस कहानी का नाम है आकाश दीप, ताकि नाविक को रास्ता मिलता रहे। और बुद्धगुप्त निराश होकर द्वीप छोड़ देता है और भारत भूमि में चला जाता है। तो ये कथा सार है, कहानी का संक्षिप्त रूप, ठीक है। संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करनी है, कभी कभी एक देता है क्वेश्चन में, संदर्भ सहित व्याख्या भी करने को देता है। उदाहरण कभी कभी ये कंपलसरी कर देता है कि पहला क्वेश्चन करना जरूरी है और पहले क्वेश्चन में यही डाल देता है कि पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे और माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र में मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दासियों को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ है। ये उदाहरण है। अब इसको किस तरह से वो करना है, यहां से है, ठीक है ना। ये संदर्भ यहां से शुरू हो गया, सॉरी यहां से संदर्भ शुरू हो गया। तो प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त प्रमुख पात्र हैं। एक संकटपूर्ण स्थिति में दोनों पात्र अपरिचित होने के बावजूद साथ साथ संघर्ष करते हैं। दोनों बंदी होते हैं, फिर दोनों प्रयास पूर्वक मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। परिचय के एक हिस्से में सबसे पहले चंपा अपना परिचय देती है और परिचय की इस प्रक्रिया में दोनों पात्रों के अतीत की जानकारी पाठकों को प्राप्त होती है। तो ये संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है ना, कि उसके अंतर्गत शॉर्ट में क्या हुआ। फिर आप दोनों व्याख्या करेंगे कि इन दोनों पात्रों को मणिभद्र बंदी बनाता है। मुक्त होने के बाद चंपा बताती है कि उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे और उसी जहाज पर रहते थे जो जस्ट अभी ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरा इस विश्लेषण आपको इसको यहाँ पे करना है, यानी कि पूरा विवरणात्मक रूप में बड़े में लिखना है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे लॉन्ग में लिखना है, ठीक है, ओके। फिर उदाहरण दूसरा दे दिया, चंपा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, ठीक है ना। ये दिया संदर्भ, यहाँ पर आपको ये करना होगा, ठीक है, क्योंकि बुद्धगुप्त में चंपा को प्राप्त करने की भावना जागृत होती है, लेकिन चंपा जो है उसे अपमानित नहीं करना चाहती है, इसलिए वह उसके प्यार को अस्वीकार कर देती है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या करनी होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना होगा, ठीक है। तो ये सारांश है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, ठीक है। ये सारांश आ गया आप, ओके, राइट। कुंतल बाल, धवल यानी श्वेत, रोष यानी क्रोध, तारिका यानी तारे, निविड़तम यानी सघन अंधकार, लाघव यानी फुर्ती, त्वरित यानी तेज, अतल यानी गहरे, रज्जु यानी रस्सी, तारक यानी तारे, हर्षरितेक यानी प्रसन्नता, प्रहरी यानी रक्षक। कठिन शब्द हो गए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम 8 यूनिट ले लेते हैं क्योंकि हम इसको साथ में ले रहे हैं। यहाँ पे अंतर वस्तु और विश्लेषण। फर्स्ट में हमने सिर्फ कथा सार देखा कि आकाशदीप का कथा सार क्या था और साथ ही साथ में व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। तो आपको कैसे करना होगा, पहले संदर्भ लिखना होगा, फिर उसका व्याख्या। संदर्भ में क्या लिखना होगा, राइटर का नेम और पात्र के नेम लिखने होंगे, ठीक है। और उस जो व्याख्या दी है उसका मकसद क्या है वो 2 लाइन में लिख देना, फिर उसके बाद नीचे वाले में एक्सप्लेन कर देना है व्याख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 8 ले लेते हैं, आकाशदीप की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। कथानक एवं अंतर्वस्तु देख लेते हैं। और कहानी का परिवेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे संरचना शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट है। कथानक, अंतर्वस्तु, संरचना शिल्प। और इसी तरह से हम दरोगा का भी संरचना शिल्प देख लेंगे थोड़ा सा, तो आपके नॉलेज में हो जाएगा, ठीक है ना।
यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख तो सको, कम से कम कहानी अगर याद करके रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उससे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो कथानक एवं अंतर वस्तु क्या होगी इसकी? तो देखिए, आकाशदीप कहानी जो प्रसाद जी ने बहुत कलात्मक से गूंथा है, इस छोटी सी कथा को प्रसाद ने 7 भागों में बांट कर लिखा है, ठीक है। तो कहानी का आरंभ बहुत ही नाटकीय ढंग से होता है। कहानी का पहला संवाद चंपा बोलती है बंदी, दूसरा बोलता है क्या है सोने दो। यह दो नितांत अपरिचित एक दूसरे से अनजान व्यक्तियों का संवाद होता है, ठीक है, जो किसी अज्ञात परिस्थितियों के कारण एक दूसरे बंदी बने हुए हैं, एक दूसरे के पास हैं और दोनों में एक समान कामना होती है, अभिलाषा होती है बंधन से मुक्त होने की। और ऐसी परिस्थिति में जो है, ऐसी विषम परिस्थिति यानी कि सिचुएशन भी ऐसी है कि वो बंदी हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन तब भी कहता है कि मुझे सोने दो। इसके बावजूद भी पहला बंदी निराश नहीं होता है, संवाद आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको लिखना होगा, ये कथानक है, ठीक है ना। आगे चल के जो बंदी मतलब जो बंदा होता है उसे पता चलता है कि जो 2 बंदे होते हैं, तो उनमें एक पहला जो बंदी है वो समझदार है, मुक्त करने की उसे सलाह दे रही है। और होता भी है कि वो तुरंत उसका हाथ जब दोनों मुक्त हो जाते हैं तो जो बंदी होती है वो तुरंत जाती है, एक चाकू लेके आती है, वहीं पे दूसरे बंदे से निकाल के और अपने आप को बंधन मुक्त करते हैं। और इतनी खुशी में दोनों गले मिलते हैं और गले मिलने पर उसे पता चलता है दूसरे वाले को, जिसका नाम बुद्धगुप्त होता है, कि तू स्त्री है। और वो उससे बोलता भी है कि तुम स्त्री हो क्या? वो बोलती है हाँ, तो क्या हुआ, इस तरह करके फिर वो लोग दोनों में संवाद चलते हैं, बातें होती हैं, ठीक है ना। ये देखिए, क्या स्त्री होना कोई पाप है क्या? और फिर पहला बंदी अर्थात चंपा जो होता है, नायक का किनाल ले आती है, उसे आंधी में आ जाती है और भागदौड़ में दूसरा बंदी को चलता से पोस्ट से जुड़ी रस्सी को काट देता है, नाव अलग हो जाती है, ठीक है ना। कहानी का पहला भाग यहीं पे समाप्त हुआ, 7 भागों में लिखी हुई है। कहानी के खंड 2 में आरंभ सूर्योदय से होता है। तो पहले में आपको चंपा बंदी के रूप में करवाना है, जिसका नाम चंपा और बुद्धगुप्त होता है, कैसे ये अपने आप को मुक्त कराते हैं। दूसरे भाग में क्या होता है, खंड 2 में सूर्योदय से स्टार्टिंग होती है, नाविकों को पता चलता है कि पोत का कहीं पता नहीं है, बंदी मुक्त है। यहाँ पहली बार दूसरे बंदी का नाम पता चलता है, बुद्धगुप्त है। नाव का नायक उसे पुनः बंदी बनाना चाहता है, फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है, यानी बहुत बड़ी लड़ाई होती है। और प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार द्वंद्व युद्ध में 2 लोग लड़ते हैं, शेष अलग खड़े रहते हैं। वही वैसे यहाँ पर भी हुआ, जितने और लोग थे उन लोगों ने दखल नहीं दिया और इस युद्ध में जो बुद्धगुप्त होता है विजयी होता है और नाव का स्वामी बन जाता है। जो रूल होता है कि जो जीतेगा वही स्वामी बनेगा और नायक को जीवन दान देकर उसे सेवक बना लेता है। और इस द्वंद्व युद्ध में बुद्धगुप्त को भी घायल तो होना ही था। चंपा ने युवक जल दस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि से और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। इस तरह दोनों बंदियों अर्थात बुद्धगुप्त और चंपा का रिश्ता समय समय गहरा होने लगा। फिर कहानी खंड 3 में आ जाती है। दोनों अपने पिछले जीवन का परिचय देते हैं, क्योंकि उनका पहला जो था औपचारिक परिचय था, नाम बस का था। अब वो दोनों जो है जानना चाहते हैं कि बंदी कैसे बने या उन्हें बंदी क्यों बनाया गया। तो यहाँ पे चंपा अपने बचपन के बारे में बताती है कि उसके पिता जो थे क्या थे, वहां पे पोत में काम किया करते थे, प्रहरी का काम करते थे। माँ की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद वहां पे आक्रमण होता है दस्युओं का, जिसमें से दस्यु जो होता है उसके पिता को मार देता है। और वो जो दस्यु होता है, डाकू जो होता है, वो कौन होता है? वो बुद्धगुप्त ही होता है। जब ये बात चंपा को पता चलती है तो बुद्धगुप्त से नफरत तो होती है, लेकिन प्यार भी उसे वो करती है। इस तरह से कहानी में 5 बरस का अंतराल आ जाता है, ठीक है। और कहानी के खंड 4 में चंपा आकाशदीप जला रही है, फिर कहीं से घूमता हुआ बुद्धगुप्त आ जाता है और चंपा से आकाशदीप जलाने को लेकर थोड़ी निष्ठुर टिप्पणी करती है कि तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो। प्रेम के इस प्रवाह के बीच की चंपा को लगता है कि बुद्धगुप्त का हृदय करुणा विहीन है, ठीक है। तो इस तरह से कहानी खंड 5 भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आप इसे देख लीजिएगा। कहानी खंड 6 भी है, जिसमें द्वीप में एक समारोह आयोजित हो रहा है। चंपा के पूछने पर जया उसे बताती है कि आज रानी का ब्याह है। जब वो इस बुद्धगुप्त से पूछती है तो बुद्धगुप्त कहता है कि तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसा भी हो सकता है। बुद्धगुप्त और चंपा का विवाह हो सकता है। चंपा को अपनी परिस्थिति की अनुभूति होती है, क्योंकि वह अपने पिता के कातिल से शादी नहीं करना चाहती है। मेन ये चीज इसमें रहती है, ठीक है ना। तो यही पूरी कहानी 7 खंडों में है, यहाँ पे है। तो ये कथानक हो जाता है। चरित्र चित्रण, सहयोगी पात्र इसमें होते हैं। 2 तरह के सहयोगी पात्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चंपा और उसको देख सकते हैं हम। फिर अनुपस्थित सहयोगी पात्र भी होते हैं। चंपा का पिता अनुपस्थित है, वहां पे होता नहीं है, लेकिन कहानी में बार बार जिक्र होता है। चंपा अपने स्मरण में, अपने स्मृति में, अपने यादों में उसको सजो के रखती है और उसकी वजह से, पिता की वजह से, उन यादों की वजह से वो उससे शादी भी नहीं करती है। चंपा की माँ भी अनुपस्थित पात्र की श्रेणी में आती है, कहीं होती नहीं है लेकिन कहानी में वो रहती है, ठीक है ना। इसी तरह से मणिभद्र जो है
जिसके यहाँ उसके पिता काम करते थे, वो भी अनुपस्थित पात्र के रूप में है। उपस्थित सहयोगी पात्र में जो है 10-12 नाविक सवार होते हैं, तो नायक और नायिका 2 ही लोग उपस्थित पात्र के रूप में होते हैं। ठीक है ना। 4 अपने शब्दों में लिखिए, लिखने के लिए आ सकता, संक्षेप में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे शुरू में हमने आपको बताया था। ठीक है। प्रमुख पात्र है, बुद्धगुप्त है, बलवान है, साहस और आत्मविश्वास है, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ अंतर वस्तु इसका वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका अंतर वस्तु क्या हो सकता है इस कहानी का, तो ये जरूर हम यहाँ पर देख लेते हैं। कहानी का परिवेश कैसा होना चाहिए, तो कहानी जो है 3 परिवेशों में बटी हुई है, भौगोलिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, ऐतिहासिक परिवेश। भौगोलिक परिवेश क्यों, क्योंकि कहानी के प्रारंभ में 2 पात्र होते हैं, दोनों बंदी होते हैं और नाव में बंदी होते हैं। ठीक है। और ये नाव जो होती है एक बड़े से समुद्र पोत से बंधी हुई होती है, जिस समय वो दोनों क्या करते हैं, मुक्त होने का उससे प्रयास करते हैं, तो ये भौगोलिक परिवेश हो जाता है। भौगोलिक परिवेश क्या हुआ, समुद्र हो गया, नाव हो गया, फिर अपने आप को मुक्त करना, वहां पे आंधी भी आती है। ठीक है ना, ये सभी चीजें हो जाती हैं भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत। फिर प्राकृतिक परिवेश क्या होता है, समुद्र की प्रकृति के विविध रंगों का वर्णन करते हैं। जब बुद्धगुप्त विजयी होता है, तब उषा का मधुर आलोक फूट पड़ता है, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल दृष्टि मुस्कुराने लगती है, सागर भी शांत हो जाता है। रात का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे, चंद्र के उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद और फूलों के खीरों को बिखेर दिया था। तो प्राकृतिक परिवेश होगा जहां प्रकृति का वर्णन किया गया था। ठीक है ना। फिर ऐतिहासिक परिवेश क्या है, तो आकाशदीप एक प्रेम कहानी है और इसका परिवेश समुद्री जीवन था, समुद्र के ऊपर थी, और इस प्राकृतिक परिवेश पर प्रसाद जी ने इसका इतिहास का आवरण डाल दिया था। और इस इतिहास के उस कालखंड की कथा जब भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित नहीं हुआ था, ना ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था, उसके पहले की। तो इसी तरह समुद्र पर भी किसी का शासन नहीं था। ठीक है ना। सिर्फ व्यापारियों और जल सदस्य जो जलदस्यु होते हैं, मतलब कि जो जल में डाकू लोग होते हैं, जल में जो चोर लोग होते हैं, उनकी बात चल रही है। इनके भरोसे समुद्र का व्यापार चलता रहता था। ठीक है। संरचना शिल्प की यदि हम बात करते हैं, तो शिल्प जो है जटिल है, क्योंकि इसमें जनरली जो नाटकीय संवाद हैं, साथ साथ में कविताएं भी लिखी गई हैं, कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जब हमें समझ में नहीं आते हैं। फिर जो नाटकीय संवाद की विशेषता होती है कि जब एक पात्र बोलता है तो दूसरा पात्र उसका ठीक ठीक जवाब नहीं देता है और ना ही कोई बात करता है, तो इस असंबंध सा प्रतीत होने लगता है ना। इस तरह की चीजें हैं। नाटकीय अंदाज में कहानी का आरंभ होता है, फिर आगे घटना चक्र का वर्णन होता है, बीच बीच में संवाद भी होता है। ठीक है ना। कहानी के क्रम को जोड़ने के लिए प्रसाद जी कहानी के क्रम को भंग कर देते हैं और जानने और बताने में लग जाते हैं कि दोनों पात्र बंदी क्यों बनाए गए थे। तो फ्लैशबैक तकनीक यहाँ पर यूज की गई, जिस तरह आजकल फिल्मों में की जाती है। ठीक है ना। और जब कहानी में घटनाएं नहीं होती हैं, तो पात्र कहानी में अनुचिंतन की मुद्रा में होते हैं, तब प्रसाद जी काव्यात्मक गद्य लिखने लगते हैं। सामने जल राज करजत श्रृंगार था, इस तरह की चीजें यहाँ पर लिखने लगते हैं। तो इन सब विधियों से कहानी कथानक विकसित होता रहता है, और साथ ही आकाशदीप दोनों पात्रों का चरित्र भी उद्घाटित यानी कि सामने आता रहता है। उल्लास और उत्साह के साथ आश्चर्य की सृष्टि भी यहाँ पे कर देते हैं। भाषा जो है वो काव्यात्मक भाषा है। मैंने पहले कहा ना, उन्होंने कविताओं में बहुत सारी चीजें यहाँ पे की है, यानी कि अरबी भाषी शब्द का प्रयोग तो ये नहीं करते हैं, नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में तत्सम शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया है। बहुत सारी चीजें उन्होंने कविताओं के माध्यम से यहाँ पर लिखी है। तो काव्यात्मक रूप में इन्होंने इसकी शिल्प को रखा है, भाषा को रखा है। ठीक है। तो यही है। ठीक है। शिल्प पर विचार कीजिए। तो ये था आकाशदीप। ठीक है। क्योंकि यह मूलतः रोमांटिक अवसाद की कहानी है। नायिका चंपा, नायक बुद्धगुप्त है। हालांकि इसे नायिका प्रधान कहानी ही कहा जाएगा। चंपा और गुप्त दोनों पहली बार बंदी के रूप में नाव में मिले, इतना पढ़ लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर चंपा की प्रेरणा से बुद्धगुप्त पहले नाव की रस्सी काटकर उसे पोत से अलग कर देता है। फिर द्वंद्व युद्ध होता है, उसमें जो नायक को पराजित कर नाव का मालिक बन जाता है, कौन, बुद्धगुप्त। तो धीरे धीरे उनमें प्रेम भाव जागृत होता है, परंतु यह जानकर बुद्धगुप्त ने चंपा के पिता की हत्या की थी। इस आशंका के कारण चंपा बुद्धगुप्त से विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बुद्धगुप्त चंपा द्वीप छोड़कर भारत चला जाता है और चंपा उसी द्वीप में आकाशदीप जलाती रहती है। प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद में चंपा एकाकी जीवन यानी अकेले जीवन जीने का निश्चय करती है और चुनती है, और उसे हिंदी में उसने कहा था कि परंपरा की कहानी माना जाता है। तो पूरी कथा मुख्य रूप से 2 पात्रों चंपा और बुद्धगुप्त के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। ओके। तो वापसी यहाँ पे एक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इकाई ये जो यूनिट 9 है उसको ले लेंगे वापसी का वाचन, फिर इसी तरह से इसका अंतर्द्वंद और वो ले लेंगे। ठीक है ना।
विश्लेषण भी इसमें आ जाएगा। तो यूनिट 9 एंड 10 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे उनका लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।